बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल में मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट गुलाम अब्बास सरल साहब और बैरिस्टर अहरम तारिक। आज हम सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की। सुनी जाने लगी है, लगता है तकरीबन 12 साल बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से जो रेफरेंस भिजवाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको टेकअप किया जा रहा है। 12 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत करेगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में फाजिल अदालत ने कहा कि मेरिट पे फैसला किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एडवोकेट अबूज़र सुलेमान नियाज़ी साहब ने एक पटिशन दायर की है सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में, और ये कहते हैं कि जी जो DROs हैं और ROs हैं ये ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएँ, और इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम आखिर में मुख्तसर बात करेंगे जो लाइसेंस ना होने के बाद जो बच्चों के चलान किए जा रहे हैं और उनकी CROs बन रही हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे कि ये CRO क्या है और उसका क्या नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल में। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और इस वक्त के सदर ने तकरीबन 12 साल पहले ये रेफरेंस भेजा था और आज इस पर समाअत होगी 12 तारीख को। 9 रुकनी बेंच जो है उस पर समाअत करेगा। इससे पहले 7 रुकनी बेंच ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो सज़ाए मौत थी उसकी तौसीक की थी और उनकी अपीलें खारिज की थी। इस पर जनाब अहरम साहब आपसे शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये कि वो एक टाइम बार का मामला होता है और फिर अपील आ गई, नज़रसानी आ गई, सब कुछ हो गया, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करने जा रही है ये किस कानून के तहत इसको टेकअप करेगी और इसका जो फैसला आएगा उसकी क्या हैसियत होगी? देखिए शराब भाई, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा जो इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उन्होंने लिया है, चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सिर्फ ये इस हद तक काफ़ी नहीं है कि आप जो है इस ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अदालती कत्ल किया गया एक साबिक वज़ीर आज़म का, और कानून जो है और आइन को तोड़ा गया, उसका खिलवाड़ किया गया, और उसके बाद जो है जो इसमें जो लोग जो इसके ज़िम्मेवार थे उनकी हद तक जो है ये उनको कसूरवार ठहराना और अदालतों को इस अपने रवैये के हवाले से पूरी कौम से कागज़ों की हद तक, जजमेंट की हद तक जो है ये सिर्फ माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ये हेयरिंग होने जा रही है, मैं समझता हूँ इसको जो है लाइव जो है कवरिंग दी जाए, पूरी कौम जो है वो देखे कि किस तरह जो है अदालतें जो हैं डिक्टेटरशिप के अंडर काम करती रहीं। जो आमिर था उस वक्त का, उसने किस तरह अदालतों का इस्तेमाल किया और मुंतखब वज़ीर आज़म का एक कत्ल किया गया, और सिर्फ ये भुट्टो फैमिली के साथ आप इज़हारे आप कर दें कि सिर्फ इस हद तक काफ़ी नहीं है कि उनके साथ ताज़ियत का इज़हार किया जाए। इससे आगे हमें जाना होगा ताकि आइंदा के लिए इस तरह के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। उस हद तक जो जिम्मेवार हैं, जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी या उनकी निशानदेही नहीं कम अज़ कम की जाएगी, तब तक जो है ये अमल जो है ये रुकने वाला नहीं है। इसी तरह जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, उसके बाद ये यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ, फिर नवाज शरीफ के साथ हुआ, उसके बाद बिल्कुल उस पर भी चलते हैं। ये अरम से ज़रा इसको इसी पॉइंट को ले रहे हैं। अरम, सवाल मेरा ये है कि किस कानून के तहत, जब वैसे तो ये होता है ना कि जब आपकी नज़रसानी भी रिजेक्ट हो गई, प्रेसिडेंट के पास अपील गई, वो भी रिजेक्ट हो गई, तो उसके बाद तो ख़त्म हो गया सब कुछ। अब इसको किस बुनियाद पर सदारती रेफरेंस को जो है वो टेकअप किया जाएगा और जो इसकी जजमेंट आएगी उसका क्या असर होगा? जी बहुत शुक्रिया शादाब साहब। ये 184 के अंडर प्रेसिडेंट जरदारी ने 2011 में फ़ाइल की थी और इस पर शायद लोग भूल चुके हैं, लेंथी आर्गूमेंट्स भी कर चुके हैं। तब बाबर अवान साहब फेडरल गवर्नमेंट के काउंसिल थे, उन्होंने इस पर बहस भी कर ली। बहस करके उसके बाद कसूरी साहब को नोटिस भी हो गए। कसूरी साहब ने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जरदारी का डायरेक्ट इंटरेस्ट है इस केस में, तो उनका जो ज़ाती ताल्लुक़ था ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ, इस वजह से उनका बनता नहीं करना। प्रोसीडिंग इसमें शुरू हो चुकी थी। उसके बाद फिर ये बस ऐसे ही पेंडिंग रहा और 11 साल तक पेंडिंग रहा। और अब फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक माय चीफ जस्टिस कि उन्होंने ये एक इतना बड़ा काला धब्बा जो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे और किस तरह एक डिक्टेटर ने, जिस तरह अल साहब कह रहे थे, मजाक उड़ाया हमारे आइन का, तो ये इसको टेकअप करना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह कुछ ये है थोड़ी सी, अगर हम इसकी देखें हिस्ट्री, एक तो पूरी दुनिया में आप कोई भी जुरिस्प्रूडेंस की किताब उठा कर देख लें, शरिया जुरिस्प्रूडेंस की किताब उठा कर देख लें, कॉमन लॉ की, तो ये जुडिशल मर्डर इसको करार दिया उस वक़्त और अभी भी। ये आज तक कभी भी प्रेसिडेंट कोर्ट नहीं हो सकता, ये इसका नाम लेना ही ममनू है किसी भी कोर्ट में, इसमें अक्सर हम प्रेसिडेंट्स कोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें उस वक़्त जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुई थी तो 5 बुनियादी सवालात इसमें पूछे गए थे। पहला सवाल ये था कि क्या ये ट्रायल ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हुआ है, तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि तब जो चीफ जस्टिस थे नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, वो गलती तस्लीम की थी, और उन्होंने कहा था कि हमने डिक्टेटर के प्रेशर में 4-3 से ये फैसला दे दिया। फिर सवाल था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कि क्या ये जो फांसी हुई क्या ये शरिया के मुताबिक थी, तो वो भी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो आई विटनेस होता है शरीयत में उसका होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किसी वादा माफ गवाह की बेसिस पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को फांसी दे दें। तीसरा सवाल ये था कि वादा माफ गवाह पर क्या कभी किसी को फांसी हुई, जैसा मैंने आपको बताया ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं, इसकी अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है। फिर चौथा ये था कि क्या इस कानून को, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है इतना मशहूर, क्या उसको कभी प्रेसिडेंट लाया जा सकता है, वो भी बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। और आखिरी सवाल ये था कि क्या मौली मुश्ताक साहब, जो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने ये ट्रायल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में ट्राई किया, क्या वो उसको कंसिडर कर सकते हैं हम आइन के तकाजे पर फेयर, और वो भी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कानूनदान इसको जुडिशल मर्डर से कम नहीं कहता। तो ये आई वुड अगेन से कि इसको हम एक टेस्ट केस बनाना, हल साहब ने बिल्कुल कहा, इन कैमरा होना चाहिए, लोग देखें कि हम अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं, हम उसको करेक्ट करते हैं इतने भोंदे तरीके से कि अब हम अगर एक अवामी नुमाइंदे को हैंग कर देंगे, चलें 40 साल बाद ही सही, पहले तो ये तो 11 साल से इस तरह चल रहा है, अब भी एटलीस्ट इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो हमें मिलेगी ना, कुछ सॉम्बनेस तो होगी। लेकिन इसमें अरम एक सवाल जो है वो ये, मैं हरल साहब आपकी तरफ आता हूँ, जो जज साहिबान उस वक्त के थे, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने भी एक इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया था, कानून क्या कहता है, क्या वो जज साहिबान के हवाले से भी कोई वर्डिक आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, किसी भी दबाव में थे, बिल्कुल आनी चाहिए। देखिए जो कानूनी किताबों में और बाकी जो किताबों में और वो जो जजमेंट उस वक्त दी गई, उसमें जो है फांसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, उसको मैं समझता हूँ कि तब्दील करके एक ये जो जुडिशल मर्डर का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और जो उस वक्त के भुट्टो के साथ खड़े थे, जिनमें वकला थे, मीडिया पर्सन थे और जितने भी सियासी रहनुमा थे, उनको कौम का हीरो एक तस्वर करना चाहिए। और जो उस वक्त जो सियासतदान थे, जो साबका जर्नैल थे, उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट थे, सबको जो भट्टू केस में जिन्होंने भी उस केस में आनत की और मदद की, सबका नाम जो है इस जजमेंट में आना चाहिए। और उनका एक जो इस तारीख में, ताकि उनको याद किया जाए कि ये जो है इन्होंने किस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म का जो है अदालती कत्ल किया। और सिर्फ इस हद तक मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि काफ़ी नहीं है कि आप भट्टू ख़ानदान से अफसोस कर लें, तो मैं समझता हूं कि उसको कौम का हीरो करार देना चाहिए कि उसने आइन की खातिर और कानून और इस अवाम की खातिर जो है उसने फांसी पे चढ़ना पसंद किया, लेकिन उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अरम आपकी तरफ आते, मैं अभी वो दोनों से आपसे सवाल पूछा, मेरे सवाल की तरफ आप नहीं आ रहे। जब इसकी नज़रसानी की अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो फिर ये बेंच जो है वो किस बुनियाद पे, किस कानून के तहत जो है वो इसको दोबारा इसकी समाअत कर रहा है, ये मेरा पॉइंट है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 184 आर्टिकल के अंडर बिल्कुल दे सकता है प्रेसिडेंट, और वो इसी वजह से मैंने पहली बात ये की थी ना कि इसकी मेंटेनेबिलिटी पे तो बहस ही नहीं है। सबसे पहले जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में था मेरे ख्याल है, क्योंकि ये जब जो है आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और गालिबन मेरे ख्याल है यूसुफ रजा गैलानी साहब जो हैं वो उस वक्त वजीर आजम थे, तो तब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जब उनकी हो गई, सारा कुछ हो गया, अब की बात बताएं मुझे कि जो अब इतने साल बाद 2011-12 में रेफरेंस आया, जैसे अभी अरम आप बता रहे हो कि क्या ये प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि किसी भी कैदी या किसी भी मुजरिम को जो सज़ा हो जाए, उम्र कैद का एक शख्स है जिसको उम्र कैद हुई, सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपीलें रिजेक्ट हो गई, नज़रसानी रिजेक्ट हो गई, प्रेसिडेंट ने उसकी और रहम की अपील खारिज कर दी, उम्र कैद वो भुगत रहा है,
देखिए, और 10 साल बाद, 12 इस साल, हवाले से 10-12 साल बाद, अब उस 40 साल बाद या 50 साल बाद उसको टेकअप किया जाता है, सरदारी साहब या कोई भी सदर आम कैदी के बारे में ये कर सकता है? नहीं, देखिए, इसमें कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है कि जब भी सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर ये लाजमन उस पर फ़र्ज़ होता है कि उस रेफरेंस की बाबत जो है वो समाअत करे या फिर उसको वापस भेज दे। क्योंकि इस रेफरेंस जो है अभी तक पेंडिंग था, इसलिए आप वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहा था। ये तो बड़ी खुश आइंद बात है कि वो 10-12 साल बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। उससे पहले जो है जितने भी चीफ जस्टिस साहबान थे उन्होंने इसको काज लिस्ट में कभी शामिल ही नहीं किया। अरे शादाब साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है ना। अब आप देखें, अगर जर्मनी पे हुकूमत थी हिटलर की, उसके बाद फिर जितनी भी उसने इस तरह की ज़्यादतियाँ की हुई थी उस सब के ट्रायल चले दोबारा। तो जो जरदारी साहब ने जो रेफरेंस फाइल किया तो उसमें भी ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि तब क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, तब आपका आइन भी सस्पेंडेड था, तब ये वजूहात थी, तो इस तरह से को सुना जाए तब ये मेंटेनेबिलिटी की बहस हुई थी और तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पे एक्सेप्ट किया था इसको। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे आरम ये बताइए कि जो जज साहिबान ने तस्लीम किया कि उन पे दबाव था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदलिया का सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा इदारा है जहाँ पर हम आंखें बंद करके एतमाद करते हैं कि भाई यहाँ से तो हमें इंसाफ मिलेगा ही। हम नीचे सेशन से शुरू करते हैं, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। वहाँ पर ऐसा करने वाले जजेस जो हैं, इनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए ना? अच्छा, आंखें बंद नहीं करनी, आपने खुली रखनी है आंखें, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसा आइडियली तो होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कई जजेस, एक नहीं, चाहे आप अरशद मलिक साहब देख लें या वो देख लें, कई ऐसे जजेस हैं जो बाद में कहते हैं कि हम पे तब ये प्रेशर था या तब हम ये बात कर सके। कई किताबें लिख चुके हैं इस बात पे, पीसीओ में भी, मुशर्रफ दौर में भी, पहले अगले की ऐसी की तैसी कर दी, बाद में किताब लिख दी, बाद में फिर उस पर जो है किताब लिख दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, वो बातें हो सकती हैं, मगर जितना इस वक्त चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब काजी फैसल साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जब एक वक्त गुजर जाता है, तारीख गुजर जाती है, तब यही हो सकता है। देखें शदाब भाई, आपने सवाल किया कि जिन्होंने ये एडमिट किया है कि हमारे ऊपर दबाव था और उस दबाव में हमने ये फैसला दिया, तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये उनका उनकी गवाही है और उनका ये जो बयान है उसको एज एविडेंस इसमें इस्तेमाल होगा। और दूसरा जो है, अगर उन्होंने इस बात का इकरार किया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि ये तारीख जो है उसको दुरुस्त कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी गलती मान ले। जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, जो सबका उस वक्त जज साहबान हैं, जो जजेस हैं और जो जर्नैल हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका तयन किया जाए और उनका तयन करके उसके बाद जो उनके लिए एक सज़ा जो है वो सुनाई जाए, और ताकि वो आइंदा के लिए रास्ता बंद किया जाए। अगर जो लोग जिंदा हैं उनको, अगर जजेस साहिबान हैं जो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका मैटर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए, ताकि वो पेंशन जो ले रहे हैं उसमें से उसकी किसी उसमें कट लगा के, ताकि उनको उस हवाले से मैं भी ये बिल्कुल यही चीज़ का। अच्छा आरम, ट्रायल कोर्ट, एपलेट कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक जगह पे मिस कर दिया जाता है ट्रायल कोर्ट में, और हाई कोर्ट ही जो है वो इसका ट्रायल करती है किसी भी केस का। क्या ये कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है? किसी और मामले में कभी आपकी नज़र से गुजरा हो कि कोई मर्डर का या किसी भी किस्म का कोई ट्रायल है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट कर रही है? शादाब साहब, वैसे तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर तो स्ट्रिक्टली देखें कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो हाई कोर्ट ले सकता है, मगर इसमें जो भुट्टो साहब का केस था उसमें सबसे पहले ये एफआईआर जब कसूरी साहब ने करवाई कि मेरे वालिद का जो है मर्डर हो गया, प्रिंसिपल एक्यूज इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उसमें सबसे पहले ये सेशंस में गया था। सेशंस में गया, उसमें जब उस वक्त के जज साहब थे, जो एडिशनल सेशन जज थे, उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस इसमें पेश किया गया। एक जगह आप कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्यूज हैं, एक जगह आप कह रहे हैं कि वो शहर में मौजूद नहीं थे, क्योंकि भुट्टो साहब उस वक्त गालिबन पिंडी थे जब वकूआ हुआ था ये, तब वो लाहौर में नहीं थे जहाँ का ये इंसिडेंट है। उनको उस 10 दिन बाद उसमें से बेल जो है दे दी गई थी और वो केस डिस्चार्ज होने लगा था। फिर उसके बाद मौलवी मुश्ताक साहब जो हैं वो थे स्विट्ज़रलैंड, उनको पाकिस्तान लाया गया, पाकिस्तान ला के उनको चीफ जस्टिस लगाया गया। चीफ जस्टिस क्योंकि वो उस वक्त ब्रेक पे वो यूरोप थे, फिर जब चीफ जस्टिस बन गए फिर उन्होंने खुद ही अज्यूम कर ली अपनी जुरिस्डिक्शन के ये ट्रायल मैं खुद कंडक्ट कराऊंगा हाई कोर्ट में। तो ये इस तरह की जो है तारीख में एक अजीब किस्म की
कहानी चली, जो कि बिल्कुल मामूल से जो है कॉन्ट्रडिक्टरी है। चले ब्रेक लेते हैं और दुआ करते हैं कि ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो बड़ी आवाम को उनसे उम्मीदें हैं पूरा उतरेंगे और इस धब्बे को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे, एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है DROs और ROs यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इनकी तैनाती जो है वो ब्यूरोक्रेसी से। ब्रेक के बाद अरहम, आप ये थोड़ा सा बताएं कि अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब की तरफ से ये एक पटिशन दायर की गई है और ये कहा गया है कि जो ROs हैं और DROs ये ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं, तो ये बेसिकली किसका इख्तियार है और किस कानून के तहत? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे RO लगा दे, या मुशावरत हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या प्रेसिडेंट के पास ये राइट है ROs लगाए? कौन ये कर सकता है? शादाब साहब, इलेक्शन एक्ट सेक्शन 50 सबसेक्शन A सबसेक्शन 1B काफ़ी इसमें जो है साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शन है, और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आपको पढ़ के भी ज़रा सुना देते हैं। मैं जब आप ब्रेक में थे तो मैं देख रहा था इसको कि इसमें कहा गया है कि फॉर इलेक्शन टू एन असम्बली द कमीशन शैल in the prescribed manner point ROs for each district from its own officers अगर हों available, और from the government, और from the और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया from the subordinate judiciary in consultation with the chief justice of the concerned high court। तो ये सवाब दीदी है इलेक्शन कमीशन की कि या तो वो चीफ जस्टिस साहब के पास जा सकते हैं कि हमें ऑफिसर्स प्रोवाइड कर दें, या तो वो जा सकते हैं चीफ मिनिस्टर के पास कि हमें ऑफिसर्स प्रोवाइड कर दें। अब ये एक इस पर खासी बहस हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक ऑटोनमस बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कितनी को इंटरफेरेंस कर सकता है हाई कोर्ट। हमारे पास अभी ये जो आई थिंक गालबन शेख रशीद साहब ने की थी केस के 2023 का SCMR 1105 है, उसमें भी ये बात हुई थी कि एक्सट्रीम कंट्राइवेंस हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से तो तब हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा, और वरना फिर ये ECP को अपने मुताबिक फैसला लेने देंगे और जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। नियाज़ी साहब की जो पिटीशन है वो ये कहते हैं कि क्योंकि PTI के बहुत ख़िलाफ़ है, बाइस है इलेक्शन कमीशन, वाज़े नज़र आ रहा है, इस वजह से आप उनको ऑर्डर करें कि जुडिशरी ही करे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट असल में केयर टेकर नहीं है, वो जो सारा नैरेटिव चल रहा है। अब इसमें ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सब जुडिस है, इस मेरिट्स पे तो नहीं बात करेंगे, लेकिन ये इंटायरली पॉसिबल है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट कर दे कि आप जो है चीफ जस्टिस से मुशावरत करके ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी से ही ROs लगा दें, और वो एक बहुत जो है डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी फिर इलेक्शन की। अच्छा हरत साहब, यही सवाल आपकी तरफ आता है, अभी अगर जुडिशरी से ROs लिए जाते हैं, DROs लिए जाते हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी तरफ से भी कई मरतबा इस चीज़ पर एतराज़ किया गया था कि भाई पहले आप लोग कहते हैं कि जुडिशरी से जो है वो ROs लें और DROs लें, और उसके बाद फिर जब इलेक्शन में कोई गड़बड़ होती है या नहीं भी होती तो हारने वाले जीतने वाली पार्टियां तमाम चढ़ाई कर देती हैं उसके ऊपर, जो सेशन जजेस होते हैं जो उनको RO या DRO लगाया जाता है। तो जुडिशरी तो अपने आप को माजी करीब में इन चीज़ों से दूर रखना चाहती थी कि हम जुडिशरी मुतनाज़ा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन तो माजी में भी जो हुए हैं मुतनाज़ा ही हुए हैं, मुस्तकबिल में भी जो होंगे मुतनाज़ा ही होंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या ROs जुडिशरी देने के लिए राज़ी हो जाएगी या हो जाना चाहिए? देखिए शदाब भाई, जब तक आप जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे वो जुडिशरी से हों चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो, आपने देखा कि सियालकोट में जिस तरह RTS बैठा और उसके बाद जो है उसके हवाले से एक रिपोर्ट भी आपके सामने है, पूरी दुनिया में देखा किस तरह जो है वो इलेक्शन जो है रिग किया गया और उसके बाद RTS बैठ गया और किस तरह रिजल्ट जो है वो मैनिपुलेट किया गया। अगर उस वक्त के जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ आज कोई कार्रवाई होती और उनका जो है एहतसाब होता तो आज इस तरह के सवाल ना पैदा होते। तो इस हवाले से जो है चाहे वो जुडिशरी से हों चाहे ब्यूरोक्रेसी से हों, हर यहाँ पे जो जब भी इलेक्शन होते हैं हर तरह से मैनेज हो जाते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे वो जुडिशरी से हो चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, अगर सियालकोट वाले वाक़े पे अगर कोई इस हवाले से
जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई की होती, उनको करार वाकई सजा दी होती, तो आज इस तरह का सवाल जो है वो कोई भी लोगों के जहनों में ना होता। आज लोगों के जहनों में इस तरह के सवालात हैं कि उस वक्त जो आपने RTS बैठा और उसके बाद जो है किस तरह रिजल्ट जो है वो मैनेज किए गए, रिगिंग की गई उसमें और सारा रिजल्ट जो है मैनिपुलेट किया गया। तो आज क्या लोग जो है वो ये सवाल करने में हक बजाने में हैं कि इलेक्शन में जो है फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, और ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अरम साहब ने ठीक फरमाया कि वो चाहे जुडिशरी से ले ले चाहे ब्यूरोक्रेसी से ले ले, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उनको चाहिए कि हर तरह के मेजरमेंट ले, हर तरह की ऐसी तदबीर करे कि कोई भी इलेक्शन पे सवालिया निशान ना उठ सके। अच्छा शादाब साहब, एक मेरा आपसे सवाल है, अगर इजाज़त हो तो। आप आवाम से क्योंकि मुखातब होते हैं, मिलते हैं, आप उनके ओपिनियन उनका पता होता है, अगर जुडिशरी टेकअप कर लेती है ये जिम्मेदारी कि आरओज़ और ये सारा इंतज़ामी मामलात इलेक्शन की देखेगी, तो क्या उसके बाद धांधली का शोर नहीं मचेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, धांधली का शोर तो मचेगा। मैंने तो पहले कहा है कि माजी में भी इल्ज़ाम लगता था, मुस्तकबिल में भी लगेगा। अच्छा, अब एज अ कोर्ट रिपोर्टर हमें ज़्यादा इत्तफाक होता है जब ROs या DROs अदालतों से आते हैं, तो बड़ी करीब से जो है ना, मतलब हम इन चीज़ों को देखते हैं। धांधली अगर होनी है तो हम वहाँ पे भी हो जाएगी, और अगर धांधली नहीं करनी या नहीं होनी तो वो ब्यूरोक्रेसी करे तो वो भी नहीं हो सकती। अब पॉइंट मेरा इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ये है कि जब इलेक्शन कमीशन का, जैसे अरम आपने कहा कि ये इख्तियार है कि वो तैनात कर दे, तो फिर अब जुडिशरी को भी इस चीज़ की यकीनन होगी कि उनके पास अपने पास ऑफिसर्स इतने नहीं हैं, कोर्ट ऑफिसर जो हैं, जजेस जो हैं वो इतने नहीं हैं। यहाँ पर पेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतने ज़्यादा केसेस हैं। आप सिविल में देख लें, आप सेशंस में देख लें कि बेशुमार तादाद है पेंडिंग केसेस की। अब वो अगर छोड़ के यहाँ आप महीने 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 15 जो भी आके लग जाते हैं, यहाँ पर शुरू कर देते हैं, तो वो पेंडेंसी कहाँ चली जाएगी? सर वैसे तो पेंडेंसी ADCRs की भी होती है, उनको भी वो ROs लगा देते हैं, लेकिन आपने जो पहली बात की उससे कम से कम ये तो लोगों को पता लग जाना चाहिए कि मोस्ट लाइकली हाई कोर्ट ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि लोगों को तसल्ली फिर भी नहीं होगी और बात सारी फिर कोर्ट्स पे आ जाएगी कि देखें ऐसे हो गया वैसे हो गया। मगर ये जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन भी यही पूछेगा, जुडिशल इंटरवेंशन भी यही होगी कि इतनी पेंडेंसी है तो कहाँ लेके जाएंगे उनको। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का अवेलेबल नहीं है। अगर आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जी सारा इलेक्शन का जो है वो मामला आप कंडक्ट कराएंगे, पिछले 3-4 महीने से तैयारी जो हो रही है उसमें ये चीज़ जेन में किसी जो है नहीं थी किसी के। अगर आप ऐसा करेंगे, लेट से हाई कोर्ट आपकी पिटीशन मान लेता है, तो फिर तो इलेक्शन और डिले हो जाएगा 2-2.5 महीने कि चलें जी अब इनको प्रिपेयर करेंगे हम, तो नुकसान हो जाएगा इस तरह। तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी आपका अदालती निज़ाम जो है उस पर ही लोगों को, आपने सही फरमाया। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरल साहब के यहाँ पर तो अदालती निज़ाम पे लोग एतमाद नहीं करते, कंटेनरों पे खड़े होकर लंबे लंबे खिताब हो जाते हैं कि वो फलां जज भी और फलां भी एक वो खातून जज के हवाले से जो केस चल रहा है। हाँ जी। तो जुडिशरी का भी वो जितना एहतराम करते हैं, जुडिशरी के फैसले भी जितने मानते हैं, ये तो मेरा ख्याल है आपको, हमको और अबूजर सलमान नियाज़ी साहब को भी इस चीज़ का आइडिया होगा। सबको पता है कि आप आप हमारा देख लेना कि जुडिशरी जो हमारी कितने नंबर पे है पूरी दुनिया में, तो क्या कितना निज़ाम इंसाफ जो है इसका PTI सारा कुछ ही लीगल फ्रेटर्निटी पे डालती है ना, टिकट्स भी मुगला को दे रहे हैं, कंडक्ट भी जज करा लें। निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, पहले जिन लोग जो जिम्मेदार थे जिन्होंने सारी ये रिगिंग की, जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और एक इसमें 3 आम जो होते हैं डे होते हैं। एक तो प्री पोल रिगिंग होती है कि इलेक्शन से पहले जो है एक पोल डे होता है, उसके बाद एक पोस्ट, उसके बाद आपने रिजल्ट को मैनिपुलेट करना होता है, किसी को पार्टी को वोट कुछ देने होते हैं जो 10-20 हज़ार इनके पास वोट होते हैं। तो ये सारा जो है ये सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी चाहिए, और अपना पूरा एक ताकि लोगों को ये नज़र आए सिर्फ इलेक्शन करवाना काम नहीं है, इस इलेक्शन को एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, इसको पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया में इसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि ये इलेक्शन जो है साफ और शफाफ होगी। बिल्कुल। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आके तो हम आज बात करते
बच्चों के ऊपर जो आजकल बड़ी सख्ती हुई है, बाइक चलाने, गाड़ियाँ चलाने, एक हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक हुई है कि नहीं चलाने देनी चाहिए। जो एक डिफेंस के अंदर वाक़या हुआ था उसके बाद तो ख़ास तौर पे, वैसे तो कानून पहले का मौजूद था और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ब्रेक के बाद जी अरम, ये भी बड़ा खौफनाक सूरत हाल है जी। बच्चे जो है वो मुश्किल में, अब कई बच्चों को मैं जानता हूँ जी, कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनका स्कूल इतनी दूर है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो नहीं जा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। वालिद साहब ने छोटा सा मोटरसाइकिल लेके दे दिया कि भाई आप चले जाओ, वो रुक गए। चलें, कानून है, ठीक है, इसका ऊपर वो होना चाहिए। अब जो FIR दर्ज करने का ये हुक्म सामने आया है कि बच्चे अगर ये कर रहे हैं, और ये जो अदालत इसमें SHO साहब जो हैं फौरी तौर पे पर्चे देते हैं, और फिर आपको पता है कि जिस चीज़ में आप पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं उसमें करप्शन वैसे ही बढ़ जाती है। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये लेके छोड़ा जा रहा है, वरना फौरी तौर पर वो नाम ले दे। और मेरे तो जी जज साहब का हुक्म है, जज साहब बेचारे को पता भी नहीं होता, उसने एक रूटीन का ऑर्डर कर दिया और यहाँ जो है वो पुलिस ने जो है चोर बाजारी शुरू की होती है। शादाब साहब, हमारा अलमिया ये है कि यहाँ तो हम बिल्कुल सोए रहते हैं या फिर हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव भी थोड़ी सी देर के लिए रहते हैं, 3-4 महीने। इस वक्त एज वी स्पीक 4,500 समथिंग अंडर एज जो ड्राइवर्स या राइडर्स हैं वो इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक दफ़ा पिछले 10-15 साल से एक मामला चल रहा था, या बल्कि 30-40 साल से चल रहा था, उसके बाद आप एक वाक़या होता है, उसके बाद आपने छोड़ा ही कुछ नहीं कि 14 साल का बच्चा, लेट से कोई उसने आधा किलोमीटर भी गाड़ी चला दी, उसको आपने पकड़ा, आपने उसका कोई प्रायर कन्विक्शंस नहीं है, वो हैबिचुअल नहीं है, आपने उठा के उसको लड़कियों पे लड़कों पे FIR कर दी, उनको जेल भेज दिया, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया, उनका पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया, उनका वीज़ा नहीं लग सकता, उनका मास्टर्स में एडमिशन नहीं हो सकता, कई मुश्किलात पैदा कर दी आपने एक 14-15 साल के बच्चे के लिए। है गलत। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अंडर एज ड्राइविंग एक बड़ी डिज़ास्टरस चीज़ है, पूरे हर महज़ब माशरे में उसको रोका जाता है, लेकिन वार्निंग्स भी होती हैं। उसके बाद आप जो है देखते हैं कि ये कितनी दफ़ा एक ही जुर्म कर चुका है, एक पॉइंट सिस्टम होता है। और उसके अलावा हमारा मसला क्या है, जिसको आपने पुलिस को मैंडेट दिया नहीं किसी चीज़ का कि अब आप ये करें, उसके बाद 1 वे काटने पर इधर FIRs हो रही हैं, इधर जो है उसे ये इसका बेसिकली होता गया है, रोकता है एक ट्रैफिक वार्डन रोक के फौरी इस्तखासा दे देता है कि इस पे FIR करें, और SHO एक CPO का जो है वो एक WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, उस पर इस्तखासे आई जाते हैं और फिर उसके बाद FIR की कॉपीज़ आई जाती हैं, और होता है जी आज हमने 100 FIR कर ली, आज हमने 150 FIR कर ली। इससे क्या अचीव होगा? चलें जी, लोग अब जा रहे हैं और जाके अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं, लेकिन वो इसमें अच्छा, ऊपर से पहले 60-70 रुपये फीस थी, अब वो गवर्नमेंट ने भी फ़ायदा उठाया है, अपनी तरफ से तो निगरानी आए थे और उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने भी फीस यकम से वो फीस बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बढ़ा रहे हैं। ये नहीं देखे ना, आप इस चीज़ को पहले समझे ना कि हम ज़हनी तौर पर कितने जो है अजीब हो चुके हैं कि किसी को अजियत दे के हमें वैसे ही एक तस्कीन मिलती है। आप अगर एक पुलिस वाला है, वो कितनी हठधर्मी से कहता है कि नहीं जी मुझे जो है वो फलाने जज साहब का ऑर्डर आ गया, वहाँ पे FIR होगी, आपने देखा नहीं कि यार सिचुएशन क्या है। डिपेंड करता है ना, एक हर केस अपने मेरिट पे होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। एक बंदा लेट से वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है, आपने कहा तुम गाड़ी में बैठे भी हो, आओ तुम्हारे FIR बंदा किसी शदीद जख्मी को या बीमार को गाड़ी में डाल के, मोटरसाइकिल में डाल के हॉस्पिटल जल्द अज जल्द पहुंचाने की कर रहा है, और पुलिस वाला रोक उसको सींग फंसा लिया उसने उसके साथ पूरे, और नहीं जी नहीं ये नहीं है जी। अरल साहब देखिए, इस वाले से जो एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने वाज़े अहकाम दिए हैं इस पुलिस को कि इलीगल तौर पे हरास ना किया जाए किसी भी शहरी को। सर पुलिस कौन सा अदालत के हुक्म के ऊपर हरास कर दिया? ये तो उन्होंने करना ही करना है। लेकिन ये भी ज़रूरी था जो कुछ हुआ, लेकिन उसमें चूंकि एक पुलिस जो है वो अपना एक करप्शन का बाजार गर्म कर लेती है। आपने सिर्फ इस ड्राइविंग वाले मामले को छोड़ दे, कोविड वाले दिनों में इन्होंने क्या किया? कोविड वाले दिनों में इन्होंने नहीं छोड़ा लोगों को, इन्होंने किस तरह करप्शन जो है उसका बाजार गर्म रखा। तो अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है उसकी गलत करते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं।
और मैं समझता हूँ कि इस तरह वार्निंग देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि बच्चों को आप एक फिर आप उनको इजाज़त दे दें कि आप जिस तरह मर्जी नहीं लोगों होनी की चाहिए जिंदगी के इजाज़त, साथ बिल्कुल नहीं होनी खेलते चाहिए। रहें इसका लेकिन उनके ऊपर जब किसी को अख्तियार देते हैं, लेकिन बदकिस्मती है उस इख्तियार का नजायज़ इस्तेमाल होता है हमारे मुल्क में। कोई इदारा जो है आपने जो उसकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है उसके अंदर रह के काम नहीं करता, और इखलाकी एतबार से अगर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं है कि अच्छा, अगर हर कोई साहब, एम्बुलेंस लेके जा रहा है कोविड तो वाला भी वार्निंग दे दी जाए या उससे थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार किया जाए। जी, तो ये चीजें जो है सारी एड्रेस होने वाली हैं, बिल्कुल। तब तक अदारे ठीक नहीं होंगे जी, जब तक टाइम ये बहुत चीजें शॉर्ट address रह गया नहीं जी। अच्छा हर साहब, किसी दिन आके अब तो टाइम नहीं है, ये कोविड में जो हुआ, जिस तरह इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्ट को इस्तेमाल किया गया पैसे कमाने के लिए, और अब जो हो रहा है वो ज़रूर लोगों को बताइएगा कि पुलिस आपके जो है कवानीन को अपने पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे करती है, अब्यूज़ कैसे करती है। तो इंशाल्लाह ताला इस पे ना ज़रूर कोई टाइम निकाल के रखिएगा। बिल्कुल, इस पे तो होना चाहिए। देखिए अभी तो फिर वो ये अभी अच्छा है, चले जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने इसमें एक ये चीज़ तो कर दी है कि भाई शख्सी ज़मानत पे रिहा किया जाए, और इस पे भी जवाब मेरा ख्याल है उन्होंने भी तलब किया है कि ये CRO में कैसे नाम आता है जी, जी। और कैसे इसको निकाला जाएगा, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जब किसी के खिलाफ FIR होती है तो तब नहीं उसका नाम आना चाहिए, जब तक किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हो Exactly, जाती, exactly. बिल्कुल। तो तब तक जो है वो मुजरिम तस्वर होना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब किसी के खिलाफ FIR हो जाती है उसको मुजरिम चले अरल साहब, ये बात जी जस्टिस शुरू हो जाते हैं। अली पूरी ज़िया दुनिया में बाजवा ऐसा साहब के नहीं पास होता। एक पिटिशन दायर करें ना, जिसमें ये सारी चीज़ें आप बताएं कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरहम तारिक, आपका भी शुक्रिया, और हरल साहब आपका भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।